जजेस के खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म कैंपेन खासतौर पर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो ये चल रही है, इसके खालिक जो हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं और राना सनाउल्लाह की तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है और ये साबित कर रहा है कि ये सारी गेम के आर्किटेक्ट यही हैं और इन्होंने बाकायदा एक वतीरा बना लिया है, जो कि मेरिट पे तो बात है, इनके पास है कोई नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो करवा नहीं सके हैं। अब भागने के अलावा कोई इनके पास बात नहीं रह गई है। इनका इरादा इलेक्शनों को इल्तवा में डालना था, इल्तवा में इलेक्शन पढ़ नहीं रहे। अब और कौन इजाजत दे रहा है इनको? कौन है जो ऑडियो वीडियो जो लीक कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, कॉन्कॉर्ड कर रहा है? सारी बातों को अगर सामने रखकर देखे तो यहां से एक बात बड़ी वजाहत के साथ समझ आ गई है। और आपको पता है, तारीखी तौर पर अगर आप ये बात देखें तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो कोई भी कर रहा है उसके खिलाफ बाकायदा तफसीली तौर पर एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होकर वो लोग सामने आने चाहिए और वो लोग बेनकाब होने के अलावा उनके खिलाफ जो एक्शन लेने हैं वो एक्शन लिए जा सके। इलावा दी ये तौहीन अदालत की बाकायदा हम दरख्वास्त दायर करके कोर्टों में भी आने लगे हैं कि इससे अदालतों को आप बैकफुट पे नहीं ले जा सकते हैं। ये जो कैंपेन करने के पीछे जो जो लोग शामिल हैं वो लोग हर एक को पता है, मौका आ गया है इनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने। अस्सलामु अलैकुम, मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आप पीर को सुबह ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आज ईद का तीसरा दिन है। नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब मौजूद है और बड़ी सख्त बातें आज हो रही हैं क्योंकि जनरल कमर जावेद साहब बाजवा साहब के बारे में इनका माइंड पहले दिन से बड़ा क्लियर है और इन्हें किसी उनका अपने दौर के अंदर भी बड़ा बड़ा वादे मौक़िफ़ रखते थे। दूसरा सियासी हालात क्या होंगे और तीसरा अदालतों को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं, चले सियासी सूरत हाल की पहले बात करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा का प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ले जाते हैं। आप सियासी हालात क्या चले पहले अदालत की बात करते हैं, फिर अदालत के बाद वहां लेके जाते हैं। आप अदालत को क्या देख रहे हैं कि 27 तारीख को आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को नरम रवैया अख्तियार करना चाहिए या सख्त रवैये की तरफ आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आपके देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक और उम्मीद है कि उन सब की ईद अपनी फैमिलीज के साथ बहुत सुकून और बहुत खुशी से गुजरी होगी। अल्लाह ताला ये खुशियाँ उनकी ज़िंदगियों में कायम रखे। पाकिस्तान की जो कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है उससे पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में बनता जा रहा है और ये पाकिस्तान का मजाक नहीं, एक्चुअली ये अदारों का मजाक बनता जाता है और पूरी दुनिया में अदालतों को बहुत ही सुप्रीम, बहुत ही पायस और इंसाफ और तकद्दुस पे मबनी करार दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अदालतों के पिछले दिनों से और जजेस की जिस तरह की जा रही है ओरिएंटेशन है, जबकि PMLN या उनके लोग जब की है और उस तरह के मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबल और मुगलजात किस्म की जो बातचीत होती है और अभी जो कुछ वो एक उसको मौलाना कहना तो मौलाना की तौहीन है। उस शख्स ने जो इस्लामाबाद में बात की और जिस तरह उसने जजेस को डायरेक्ट इंटरप्रेट करके और अपने ID कार्ड का हवाला दिया, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की पब्लिक जानती है कि जब वो अपने ID कार्ड का हवाला देता है तो उसको ये भी कहना चाहिए कि मेरा बाप वो था जिसने एक स्टेटमेंट दी थी कि नाउज़ुबिल्लाह मैं पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हूँ। वो उसका बैकग्राउंड है, तो आप उसके बैकग्राउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका हाल या उसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस किस्म के लोग जो बेइज्जती करते हैं, जो मुगलजात बकते हैं अदालतों पे, उनका नोटिस तो अदालतों को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। और अगर एक नई रीत सेट हुई है, अगर आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर 1 सेकंड में फारिग हो सकता है, अगर पीपल्स पार्टी के 2 प्राइम मिनिस्टर जो है वो फारिग हो सकते हैं, तो ये कौन से दूध के धुले हैं या इनके अंदर कौन सा लाल नहीं बल्कि गोल्डन किस्म का खून बह रहा है कि इनको आप ट्राई नहीं कर सकते। आपका प्राइम मिनिस्टर मनी लॉन्ड्रर है, पूरी दुनिया कहती है मनी लॉन्ड्रर, 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। उसका बेटा मनी लॉन्ड्रर है, उसका दामाद मनी लॉन्ड्रर है। ये वो शख्स है जो खैरात के पैसे खा जाते हैं, ये वो फैमिली है जो मिशेल ओबामा के पैसे खा गई, ये वो फैमिली है जो कर्ज उतारों मुल्क सवारों के पैसे खा गई, ये वो फैमिली है जो नौजवान स्कीम जो थी उसके हजार रुपए फॉर्म थे वो खा गए। तो ये करप्ट एक ट्रायो है,
एक करप्ट लोग हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि यहाँ जमहूरियत नहीं, एक क्लिप्टोक्रेसी है। और क्लिप्टोक्रेसी के अंदर जो आपका टॉप का लीडर होता है वो अब्यूसिवली करप्ट इंसान होता है, और वो अपने इर्द गिर्द उसी किस्म के इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोगों का एक अहाता बना लेता है, और उसके ऊपर बेस करके वो जो अपनी हुकूमत को बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी लॉ के, बगैर किसी आइन के, बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के, बगैर किसी रीजन के चलाता रहता है। और आज ये होता नजर आ रहा है। अब दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की थेरी जो है वो फ्लोट की जा रही है, और अगर वो थेरी ठीक है तो आप एक थेरी जो आपने सुनी होगी और आपकी नजर से गुजरी होगी कि एक मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सऊदी अरब में ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। मेरी जो वहां की सऊदी अरब की इंफॉर्मेशन जो कहती है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ये एक प्रोपेगेंडा है। जिसमें ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की एमपीएस से मुलाकात हुई है और पता नहीं आसमान टूट गया है, पता नहीं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर जाएगी, नवाज शरीफ को उठाकर कुर्सी पे बिठा देगी, सजाएं खत्म हो जाएगी और उसकी इलेक्शन में जीत जाएगा। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? जी उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ आपको, कि उसको, उस थ्योरी को किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है। और आप याद रखिएगा, आपको आपकी जो वो वजीर इत्तलात है उसका बैकग्राउंड आपको पता होगा। और वसत अली खान साहब जो है, उन्होंने शुक्र है उन्होंने इस पर पर्दा हटा दिया। वो बीबीसी के जो एक बहुत अथेंटिक रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया है कि मैडम ताहिरा कौन थी जिसने समीउल हक को के खिलाफ बातचीत की थी, और उसके बाद वो जब वो बातचीत कर रही, समीउल हक का कैरियर तबाह हो गया, तो उसके बाद वो मैडम ये मौलाना समीउल हक की बात कर जी रहे हैं आप? समीउल हक मौलाना था। उसके बाद आपको पता है उसके उस मैडम का नहीं पता चला कि वो कहाँ पे करप्शन, वो कौन थी वो मैडम। तो आज उन्होंने वो चेहरा दिखा दिया। हम काफी दफा कहते थे, लोग यकीन नहीं करते थे कि वो मैडम ताहिरा कौन थी, और वो ताहिरा औरंगजेब किस तरह बनी। उसकी बेटी है जो आपकी, उससे आप तवक्को रखते हैं कि वो सच बोलेगी? तो बिल्कुल उससे तवक्को रखते कोई हो आप यकीन सच नहीं करता, बोले? कोई यकीन उसके नहीं करता। बाद जेनिटर रही है होली फैमिली में, एक ग्रेड 4 के ग्रेड 2, उससे आप तवक्को रखते हो? वो सेनेटर भी है। ऐसे तो इस किस्म के लोग आपने सेनेटर्स बनाए हुए हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों नहीं होगा? ये असम्बली मजाक क्यों नहीं बनेगी? इस असम्बली के ऊपर तो ताने क्यों नहीं कसे जाएंगे? इसके ऊपर आवाजें क्यों नहीं कसे जाएंगे? यहाँ पे इस किस्म के लोग, बिकाऊ किस्म के, बिकाऊ माल किस्म के लोग, जिनकी ना अकल है, ना सोच है, ना उनके अंदर कोई लेजिस्लेशन का तरीका है, वो लोगों की जूते चाट के आके सेनेटर बन जाते हैं। और नवाज शरीफ बड़ा खुश होता है, जो उसके जूते चाटता है उसको वो सेनेटर बनाए। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इनका नोटिस बहुत पहले लेना है। आज पाकिस्तान के अवाम का दिल दुखा हुआ है, लोग रो रहे हैं और चीख रहे हैं। वो इस कंडीशन में जिंदा नहीं रह सकते हैं जिस कंडीशन में पाकिस्तानियों को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। तो इसका तो बहुत पहले नोटिस ले। नई नई थेरीज रोजाना जन्म लेती है। हमें पता है हम बनाना रिपब्लिक से भी नीचे चले जा रहे हैं कि एमबीएस उठा के फोन कर दिया, इसलिए कि करप्ट, दुनिया का करप्ट तरीन इंसान उसके साथ बैठा हुआ। एमबीएस को नहीं पता वो कितना करप्ट आदमी। और अगर उसने उससे मुलाकात की है तो क्या उसकी कोई सऊदी मीडिया पे, कोई अल जजीरा पे, इंटरनेशनल मीडिया पे कोई तस्वीर रिलीज हुई है? कहीं से कोई चीज आई है? आपने सऊदी मीडिया को कहीं सुना है कहते हुए कि जी उसकी, अब लोग इसके ऊपर, हमारे भाई लोग जो हैं वो इसके ऊपर कंटेंशन देते हैं कि वो स्टेट विजिट नहीं था, स्टेट विजिट नहीं था, प्राइवेट विजिट भी जो है वो सहाफी पिकअप कर लेते। आजकल तो जर्नलिज्म बहुत एडवांस हो गया है, जहां आप तस्वीरें ऐसी ऐसी जगह पे ले लेते हैं जहां से आपको रीच नहीं हो। तो बात यह है कि पाकिस्तानियों को जिस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है बाई दीज पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली ये जो आपके एन के जो फंक्शनरीज हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो तौहीन अदालत है, उनका अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस बहुत पहले ले लेती तो आज ये जो हिजान की कैफियत है ना। मैं एक सिर्फ बात करता हूँ कि क्यों पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर एक सेकंड में जा सकता है, क्यों रूस, अगर या ये कोई दूध से धुले हुए लोग हैं, ये जो नवाज शरीफ और उसकी जो फैमिली है, इनसे बड़ा करप्ट इंसान तारीख इंसानी में पैदा नहीं हुआ। इससे बड़ी करप्ट फैमिली मैं आपको कह रहा हूं, आप उठा के हकायक देख लीजिए कि एक शख्स कितना करप्ट आदमी है, जिसको आप कहते हैं जो बाहर बैठा हुआ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर। तो इसका नोटिस तो, और इसका भाई क्या है, यूके के फंड का केस आपको पता है। इन्होंने किसी के खिलाफ, बीबीसी की एक घंटे 1.5 घंटे की रिपोर्ट आपको पता है, उसके खिलाफ किसी ने तौहीन अदालत का मुकदमा किया था इनमें से किसी ने, या उन्होंने किसी की तौहीन अदालत कह रहा हूं उनके खिलाफ कोई इन्होंने कोई केस फाइल किया था ब्रिटिश कोर्ट में? तो कहने का मतलब यह है कि जब आप जुर्म को जब आप होने देते हैं, जब एक एक्शन को आप होने देते हैं जानबूझ के, कोई उनको कोई मुकद्दस गाय समझते हुए, तो फिर
इसी तरह लोगों के जज्बात जो हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो हैं, और लोगों को जो बेसिक राइट है, जिसको आप अगर डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी तो है नहीं यहाँ पे, जो लोगों का बेसिक राइट है, जो आइन आपको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है, जो आइन आपको ग्राउंड करता है कि बाय द पीपल एंड फॉर, उसको आप डैमेज करते हैं, और वो डैमेज कोर्ट से। अब उसके साथ साथ एक तो ये चीज है, दूसरे कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं, उन्होंने जो रोल प्ले किया है, उससे गंदा रोल नहीं हो सकता। आई एम सॉरी टू से दैट। जो काजी फाइज ईसा जाके बैठे है असेंबली में, एक तरफ एक चोर बैठा हुआ है, दूसरी एक तरफ वो शख्स बैठा हुआ है जिसको उसने हुदैबिया पेपर मिल के अंदर जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया। हुदैबिया पेपर मिल ओपन एंड शट केस है, आपको पता है, फैसले के ऊपर तो आप सवाल रेज कर सकते हैं। हुदैबिया पेपर मिल के जो हकायक हैं वो आपसे ज्यादा कौन जानता है। तो वो वहां जाके बगैर चीफ जस्टिस को बताए वो वहां जाके बैठ गए, फिर कहते हैं देखिए वो मुझे ये समझ नहीं आता अदर साहब, आप किसी पूछिए, ये लोग जो हैं ये हमें बेवकूफ समझते हैं, हमें जाहिल समझते हैं, हमें अकल से पैदल समझते हैं, ये समझते हैं हम भेड़ बकरियां हैं, ये जो मुंह से निकालेंगे हम उस पर यकीन कर लेंगे कि वो साहब वहां जाके स्टेटमेंट देते हैं, जी मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे पॉलिटिकल बात, तो वहां कोई आपको इस्लाम का दर्स दिया जाएगा क्या? वहां कोई आपने यहाँ मैं एक आपको बात कोई साफ करना चाहता हूँ। मोटिवेशनल लेक्चर के लिए बुलाया था? तो बात यह है कि जो इस दौर में जो अंदर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो लोगों का कॉन्डक्ट रहा है, उसने बहुत आवाम के जज्बात को मजरूर किया और टेंट किया है रेपुटेशन को। अच्छा, इसमें बुनियादी बात समझिएगा, इसमें वही माफियाज हैं, वही लोग हैं जिन्होंने 1997 में रफीक तारड़ वगैरह के सर पे ये काम सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड किया था। अभी पीछे वही लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं यहाँ मुख्तसरन करके हमें अगले सवाल की तरफ जाना है, टाइम हमारा ज्यादा हो गया कि तौहीन अदालत में अगर वजीर आजम वगैरह या बाकी को आप सजा देंगे, वो तो शहीद बन जाएंगे और मामला लटक जाएगा। और दूसरी हाल है कि ब्यूरोक्रेसी को, प्रिंसिपल ऑफिसर को, सेक्रेटरी फाइनेंस को और गवर्नर स्टेट बैंक या सेक्रेटरी डिफेंस को अगर आप तौहीन अदालत में आएंगे तो वो तो डर जाएंगे और खौफ से ये कर भी देंगे। आप क्या समझते हैं, दोनों में किसके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए बेहतर तरीके? मैं तो कहता हूँ कि सर जो इनको जो सियासी लीडरशिप है, इनको तौहीन अदालत में नाअहल करना चाहिए, ताकि ये मेनेसी, ये जो गंदा दरख्त है, यही आप 5 साल के लिए इनको नाअहल कर दें तौहीन अदालत लगा के, ताकि ये बकबक खत्म रोज रोज की, ये रोज रोज की बक। ब्यूरोक्रेट्स का क्या है, ब्यूरोक्रेट्स का आप हटा देंगे कल को नहीं, लेकिन याद रखिएगा, सवाल ये नहीं है ब्यूरोक्रेट पे जब तौहीन अदालत की कार्रवाई चलेगी ये फौरन ऑर्डर पे अमल कराएंगे, पैसे भी ट्रांसफर करके ले आएंगे, इलेक्शन भी करा लेंगे, ये मैं बता दूं आपको। सर वो तो बात ठीक है आपकी, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बीमारी को जड़ से उठा के बीमारी से निजात तो लेनी है ना, एक टाइम तो निजात लेनी है, कम से कम इस इलेक्शन के लिए तो लोगों की जान छुड़वाएं इस किस्म के गंदे लोगों से। अच्छा, आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और वो टॉपिक आपका फेवरेट है और नाम है जनरल कमर जावेद बाजवा, जो अब भी बड़ा पिछले दिनों बड़ा डोमिनेट कर रहा था, हर तरह से मामला में एक्टिव थे, लेकिन अब वो कहानी पलट गई है। दो तीन चीजें मैं इकट्ठे सवाल कर देता हूँ। एक तो टाइमिंग, इस टाइमिंग पे ये इंटरव्यू आना, फिर दूसरा उस चैनल पे चैनल 24 पे चले जाना। चैनल 24 मोहसिन नकवी के हवाले से बात है, जो पहले ही ऑपरेशन रजीम चेंज के करैक्टर रहे हैं। और तीसरा इसका, और जनरल कमर जावेद बाजवा का जहां ये मामला और वहां इसराइल के करीब भी ले जाने की बड़ी कोशिश उन्होंने की, और आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो मैं हमेशा बात करता हूँ ग्राउंड रियलिटी पे, मैं किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता हूँ। मुझे इतना पता है कि कमर जावेद बाजवा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई इतने सीरियस ओरिएंटेशन की तरफ नहीं चलते थे। और जैसे उन्होंने जब मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब बहुत कुछ एंकर्स ने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि मैं हर एक को गोली देता था, तो ये गोली देने का जो काम है ये क्या इस लेवल पे किया जाए? अब ये लोगों ने कहा है, अगर वो ये बात कह रहे थे तो इससे उनकी पर्सनैलिटी मेरे कहे बगैर पूरी की पूरी तौर पे सामने आ जाती है। फिर उनके जो स्टोरी अहमद नूरानी की आई और उसके साथ जो उनका साबर मिट्टू से ताल्लुक था, वो तो उनके ज़माने में हर एवरी टॉम डिक एंड हैरी हर बंदा जानता था कि साबर मिट्टू कौन है। और उसको आपको पता है कि मिट्टू कबाड़ी, साबिर कबाड़िया के नाम से पहले वो जाना जाता था। सबको पता था कि साबिर मिट्टू कौन है, उनके अपने कोर्समेट्स को पता था। पाकिस्तान लाहौर में आप किससे पता कर लीजिए उनका क्या रिलेशनशिप था, और जब वो आते थे और किसी फार्म हाउसेज पे मुलाकातें होती थी उसका भी लोगों को पता था।
अब उनके जमाने में आपको याद है हुकूमत में बड़ी तनकीद हुई कि एक पीटीवी का एक एंकर था, वो इसराइल में पाया गया, उसका अहमद क्या नाम था उनका, तो वो किस तरह गया था इसराइल में, और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से बातें हुई थी। फिर उन्होंने कमर जावेद बाजवा ने एक अपना एंकर्स की ब्रीफिंग कहा कि मैं जी 1-1 घंटे अमेरिकन से बात करता था। उन्होंने कहा आप क्या करते थे कि मैं हर एक को गोली देता था। अब ये जो चीजें हैं इसमें आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो इसराइल से रिलेशनशिप है या कश्मीर के ऊपर जो कुछ बातचीत है, और कश्मीर के उस जमाने में एक सीज फायर तो एक अलग मामला है। सीज फायर को आप कश्मीर के डिसीजन से लिंक नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीज फायर की जो अपना पैक्ट है वो सिर्फ कमर जावेद बाजवा के जमाने में नहीं बल्कि उससे पहले का वो डीजीएमओ के दरमियान हुआ। वो पैक्ट एक्चुअली टूटा था जब नवाज शरीफ ने टेक ओवर किया था, और उसके बाद टूटा था जब नवाज शरीफ इंडिया गया था। नरेंद्र मोदी की जो वो हुई थी स्वेरिंग से, वो जो उसकी हलफ हुआ था उसमें गया, वहां जाके नरेंद्र मोदी की और नवाज शरीफ की बात हुई थी, और नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के दरमियान ये बातचीत हुई थी। रिपोर्टली मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, हम उस बातचीत में मौजूद तो नहीं थे, लेकिन जो प्रेस में और मीडिया में आया और बहुत सारे लोगों ने कि जी वहां नवाज शरीफ ने कहा था कि तुम आर्मी को अंडर प्रेशर रखने के लिए जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कॉन्स्टेंटली फायर करो, मैं उसके ऊपर कोई ह्यू एंड क्राई नहीं करूंगा, और मैं जो है वो कभी बिल्कुल भी आप जब तक फायर करते रहोगे मैं कभी लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा नहीं करूंगा। और आप उसका दौरे हुकूमत उठा के देख लीजिए ना, वो कभी लाइन, वहां पे लोग मरते रहे, बच्चे मरे, बूढ़े मरे, वो ईद पे फायर करते थे, बकरीद पे फायर करते थे, पाकिस्तान आर्मी ने लोगों को पीछे रिवर्सल पे लेके आई, उनके लिए बंकर बनाए, लेकिन ये जिसको जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और कश्मीरी था, ये कभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ एक उसमें था पैक्ट में था, और नरेंद्र मोदी जिस तरह इसके घर अनअनाउंस्ड आया और वहां जिस तरह अजीत कुमार डेविल बैठा हुआ था, तो इसके तो लिंकेज है पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फाइनेंस करा। तो उस दौरे हुकूमत में उसके बाद कश्मीर के ऊपर जो कुछ हुआ वो आपके सामने, और कश्मीर में जिस तरह इंडिया ने जो कुछ किया, तो वो साफ जाहिर है कि अच्छा आखिर में ये बताइएगा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये क्या करना चाहते थे? यानी ये तो बड़ी तकलीफ से बातें हैं, ये तो कोर्ट मार्शल की तरफ जाती नजर है, लेकिन वो क्या चाहते थे? सर बेसिक उन्होंने जो कुछ 1200 अरब रुपए का जो उनकी दौलत आई वही कोर्ट मार्शल की तरफ ले जा सकती है। आप फौज में एसेट बियॉन्ड मीन्स के ऊपर तो फौज में बहुत सारे लोग इससे पहले फारिग हुए हैं, आप उसकी क्या बात करते हैं? आर्मी में अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम इतना सख्त है कि अगर आप किसी शख्स की अलग फाइनेंशियल गारंटी भी देते हैं, जैसे वहां पे हायर परचेज पे आप चीजें लेते हैं और आपने किसी की गारंटी दे दी और उसने पैसे नहीं पे किए, वो सीएसडी से इंस्टॉलमेंट पे लिया था या कहीं, तो उसका स्टेट में कोर्ट मार्शल हो जाता है या उसको एडम एक्शन में फारिग कर दिया जाए। तो अगर एक जूनियर ऑफिसर्स के खिलाफ ऐसा ही काम होता है तो कमर जावेद बाजवा की तो बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चनेबल, तो उनका भी रिकॉर्ड होना, और ये तो बहुत ही सीरियस चीज है ना कि आप लोगों की मंशा के बगैर, हुकूमत वक्त की मंशा के बगैर आप एक पैरेलल चैनल चला के कश्मीर जैसे मुद्दे पे, और फिर जो अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान आर्मी को जिस तरह ट्रेंड किया जा रहा है, मुझे तो हैरानगी है कि हमारे यहाँ जो सीनियर लीडरशिप है जो आर्मी की प्रेस्टीज को लेके आगे चलने की जिम्मेदार है, वो इसको किस तरह लेगी, क्योंकि ये तो पूरी एक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप खतरनाक हालात है, बहुत खतरनाक। अभी आपने देखा, अभी जो आपने आपकी नजर से गुजरा होगा वो जो एक रिपोर्ट पेश हुई है इंटेलिजेंस की, जिसमें कहा गया है कि रॉ जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा सकती है इस इलेक्शन पोस्टपोन, उसको इंडियन मीडिया किस तरह कोट कर रहा है और किस तरह वो मजाक बना रहा है। आपने लॉफिंग स्टॉक बना दिया पाकिस्तान को इस किस्म के लोगों ने। मैं यही बात करते चलूं आपको कि मैं एक तबका जहां तक मेरे तक बात, मेरे घर में जो पेट्रोल पंप का हमला हुआ फिर फायरिंग हुई, तो उसमें जब तहकीक आई तो बड़ा वेल प्लान सारा किया है। मेरे तक भी यह पैगाम भिजवाया कि इसके पीछे शायद रॉ के लोग हो सकते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हो। मैंने कहा मैंने क्या बिगाड़ा है? कहने लगे यू आर वन ऑफ द रॉ के लोग जो हैं वो प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल डाल के बम नहीं बनाते हैं, वो शीशे की बोतल में पेट्रोल डाल के बम बनाएंगे ताकि उसका कोई नुकसान हो। पेट्रोल प्लास्टिक की बोतल तो पिघल जाती है, मतलब इतना अनप्रोफेशनल काम, इतना नहीं, ये वही वाले काम। बम थे ना, ये बेसिकली वही वाले बम थे कि जो जमान पाक में बरामद हुए और दिखाए गए, ये वही वाले बम थे। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जो बात कह रहा ये चाह रहा हूँ, बम का इशू नहीं मैं कहना चाह रहा, कि ये जो बात बैठे जो आपने बात की है कि ये वाली बात किसी ना किसी तरह से ये सामने किसी एक दोस्त ने मुझे बताई। चले हम
आखिर में समझ आप ये इसका मतलब है कंसेंसस अब ये हो रहा है कि जनरल कमर जावेद भाई साहब की पॉलिसीज ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया, अगर इख्तिसार से मैं पूछूं। सर आज की तारीख में देख लेना, साल पहले डॉलर की रेट क्या थी, आज क्या रेट है। साल पहले पेट्रोल का रेट क्या था, आज क्या रेट है। एक साल पहले जब आपने रिजीम किया पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या थे, आज। ये तो किसी का ये तो ग्राउंड पे लिखी हुई चीजें हैं, इसमें कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। इन्होंने खबर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके, वो जो डार्क एज है ना, यानी ईस्ट पाकिस्तान जब फॉल हुआ था उस वक्त भी इतना डिप्रेशन नहीं था, उस वक्त भी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन खराब नहीं थी, आप बाहर आ गए थे, यू स्टार्टेड। इस वक्त जो कुछ आपके साथ हुआ है वो तो आप ये समझें कि पाकिस्तानियों की पीठ में छुरा घोंपा गया है बाय अंडरटेकिंग दिस रिजीम चेंज ऑन पर्सनल इंसिस्टेंस, ऑन पर्सनल ओरिएंटेशन और ऑन वेस्टेड इंटरेस्ट। और वेस्टेड इंटरेस्ट आपको समझते हैं क्या होता है, आप जानते हैं उसको, और वो किस तरह उसने वेस्टेड इंटरेस्ट प्ले किया है हर दौर हर डिपार्टमेंट में, और क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान में इस साल के अंदर। ये तो एक मतलब है, जो एक शख्स को आप कहते हैं लोगों को बुला के 10 लोगों को बुला के कि ये बंदा करप्ट है, फिर आप इतने बड़े ओहदे पे होते हुए उसी को ला के बिठा देते पाकिस्तानियों के सर के ऊपर। सही, ये बात सही। चले, बहरहाल आपने बहुत खूबसूरत तरीके से सारी चीजों को आर्टिकुलेट कर दिया। जाने से पहले नाज़रीन को फिर एक दफा ईद मुबारक, और खुशियों में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर जो चीजें आप समझते हैं उस इशू पे भी बात होनी चाहिए तो उस पर भी बात होगी। इजाजत चाहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।